मन में आया कि ऋषिकेश के बारे में कुछ कहूँ। अंग्रेजी में कहते हैं डाउन इन मेमोरी लेन्स, पुरानी यादों के सहारे। सबसे पहले मैं ऋषिकेश जब गया था तो करीब 1964-65 की बात होगी। मैं डीएवी कॉलेज देहरादून में पढ़ता था। तो छात्र संघ के चुनाव के सिलसिले में हमको कई बार लोगों को मिलने जाना पड़ता था। तो वहाँ के जो छात्र नेता होते थे हमारे समय के, कुछ लोगों के नाम शायद मैं आपके समक्ष रख सकूं। हमारे टाइम पे भरत मंदिर में रामानंद बदानी करके होते थे, जो बाद में भोगपुर से प्रिंसिपल रिटायर हुए। लेकिन वो दौर कुछ अलग था, परेशानियां भी थी। तो सबसे पहले चरण में तो मैं ये बताऊंगा कि हम ऋषिकेश जाते कैसे थे। साधन भी नहीं होते थे, पैसा भी नहीं होता था, तो हमको तरीके ढूंढने पड़ते थे कि हम ऋषिकेश पहुँचे कैसे। तो सबसे सस्ता तरीका ये था कि हम 11:20 की ट्रेन में, 11:20 की जो ट्रेन चलती है बम्बई के लिए, उसमें बैठते थे और रायवाले उतरते थे। रायवाला से हरिद्वार लोकल मिलती थी, जो हमको वीरभद्र या ऋषिकेश पहुंचा देती थी। तो कई बार तो ऐसा होता था कि जब टिकट खरीदने के पैसे भी नहीं होते थे तो हम वैसे ही बैठ जाते थे। तो वो बोलते थे अच्छा कोई बात नहीं, ये तो स्टूडेंट है, बैठने दो उनको और जाने दो। तो इस तरह का एक वातावरण होता था। आज भी हमको याद है कि उस ज़माने के टिकट कलेक्टर होते थे एक सरदार दर्शन सिंह जी, वो रेलवे यूनियन के भी नेता रहे। स्टेशन मास्टर होते थे बाली साहब डोईवाला में, उनको भी मैं नहीं भूल सकता क्योंकि उनका बेटा हमारे साथ पढ़ता था। तो इस तरह ज़िंदगी चलती रही। वो ज़माना एक ऐसा था, क्योंकि देहरादून में हम लोग पटेल नगर में रहते थे, और अगर कोई बात करे कि भाई कुछ बातें सुनाओ, तो अगर मैं कुछ कहने की सोचता हूँ तो ऐसा लगता है कि मेरी पहली तीर्थ यात्रा कौन सी थी। तो उस ज़माने में हम लोग पटेल नगर से किसी परिचित की बैलगाड़ी लेते थे और उसमें खाना रखा जाता था। हमारी मदर खाना बना के बैठ जाती थी और हम वहाँ से लक्ष्मण सिद्ध जाते थे बैलगाड़ी में, और उसी बैलगाड़ी में शाम को वापस आते थे लक्ष्मण सिद्ध पूजा करके। तो वो दौर बड़ा अलग था। उसी दौरान हमारी पहली बार स्वामी चिदानंद जी से मुलाकात हुई। उस ज़माने में डिवाइन लाइफ मिशन स्वामी शिवानंद का शुरू हुआ था, और चिदानंद जी जगह जगह भ्रमण करके प्रचार करते थे। तो पटेल नगर का एक छोटा सा मंदिर है लाल पुल के पास, सबसे पहले स्वामी चिदानंद जी से मेरी वहाँ मुलाकात हुई। उसके बाद फिर बाद में तो हम मिलते ही रहे। अब दूसरा प्रश्न आता है कि भाई हम ऋषिकेश आते थे जाते थे, तो सबसे पहले कब गए? तो सबसे पहले बात 1965 की है, 64-65 के करीब की, कि हमारे पूजनीय मामा जी, जो कि अच्छे पत्रकार भी थे, पंडित भैरवदत्त धूलिया, उन्होंने एक पुस्तिका पब्लिश करी थी जिसका नाम था कादम्बरी। उसकी पब्लिशिंग की जो कीमत थी वो स्वामी राम ने देनी थी। तो पहली बार मेरा जाना जब हुआ तो मैं स्वामी राम जी को मिलने गया था और उनसे चेक लेने गया था किताब पब्लिश करने के लिए। उसके बाद इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मुझे नौकरी मिल गई और मैंने आईडीपीएल में 1967 में, फरवरी 1967 को आईडीपीएल ज्वाइन कर लिया था। उसके बाद 67 से लेके और 1974 तक मैं आईडीपीएल ऋषिकेश में काम करता रहा। छोटा शहर था उस वक्त। ऋषिकेश और वीरभद्र के बीच में कुछ नहीं था, और कई बार तो डर लगता था। वहाँ एक काले की ढाल थी जिस पर हम बड़ी तेज़
तर्रार तरीके से साइकिल चला के जितनी जल्दी पार हो सके पार कर लेते थे, क्योंकि कई बार वहाँ लूट पाट के किस्से हो जाते थे। लेकिन शांति थी। ऋषिकेश बहुत छोटा था, आश्रमों का और मंदिरों का शहर था। जगह जगह छोटे छोटे जो धनाढ्य लोग हैं उन्होंने अपने आश्रम और रहने की व्यवस्थाएं करी थी, ताकि बाहर से कोई आए तो वहाँ रह के खाना पका के 1-2 दिन ठहर सके। तो इस तरह वैसे देखा जाए तो पूरा शहर खाली था। उसके बाद धीरे धीरे तो उस ज़माने में, पहले आईडीपीएल की बात कर लें। सन 67 में जब आईडीपीएल में प्रोडक्शन शुरू हुआ तो उस वक्त आईडीपीएल को एशिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट फैक्ट्री माना जाता था फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन के लिए। और लोगों को विश्वास नहीं होगा कि आईडीपीएल का उद्घाटन जो है यूएसएसआर के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर एलेक्सी कोसिगिन ने किया था। वो खुद आए थे और एक रात वहाँ रह के फैक्ट्री का उद्घाटन करके गए। कई बार मन में जहन में ये प्रश्न आता है कि भाई ये फैक्ट्री यहाँ कैसे आ गई। तो इसका श्रेय मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू को देना चाहता हूँ, क्योंकि ही वॉज ए मैन विद विज़न। बड़ा लॉन्ग टर्म विज़न के साथ वो आदमी सोचता था, और उन्हीं की वजह से ये है, ये दोनों पब्लिक सेक्टर रानीपुर हरिद्वार BHEL और IDPL ऋषिकेश आए। और इसके अलावा ONGC, जिसका क्रेडिट 50% पंडित जवाहरलाल नेहरू को जाता है और 50% मिस्टर KD मालवीय जी को जाता है। मालवीय जी वॉज द पेट्रोलियम मिनिस्टर ऑल्सो लेटर ऑन। अब एक प्रश्न ये आता है कि इतनी बढ़िया कंपनी, उस वक्त मैं एंटीबायोटिक्स क्लब का सेक्रेटरी भी रहा हूँ, वहाँ की इंटक की यूनियन का भी मैं रहा हूँ, और बड़े अच्छे तरीके से मैंने वहाँ करीब करीब हर डिपार्टमेंट में काम भी किया है। एंटीबायोटिक्स क्लब के सेक्रेटरी होने के नाते मुझे वो दिन याद हैं जब हम मैनेजमेंट से लड़के 16 mm का प्रोजेक्टर किराए पे लाते थे, दिल्ली से फिल्में लाते थे। हर सैटरडे को बैठ के पूरे IDPL के लोग अपने परिवार के साथ लॉन में बैठ के पुरानी पिक्चरें देखा करते थे और उसका आनंद लेते थे। कभी कभार बारिश भी हो जाती थी तो वहाँ सेंट्रल स्कूल के छोटे से ऑडिटोरियम में घुस के बैठ के देखा जाता था। लेकिन कई बार ऐसा भी था कि प्रोजेक्टर के ऊपर छाता लगा लिया जाता था, हम बारिश में बैठे रहते थे, पिक्चर देखते रहते थे परिवार के साथ, कोई नहीं हिलता था। ऋषिकेश में भी उस वक्त एक ही पिक्चर हॉल था स्टेशन के पास, तो वहाँ आना जाना बड़ा महंगा पड़ जाता था उस जमाने में, उस दौर में। तो फैक्ट्री के इतिहास में बहुत अच्छी बात थी कि क्लब होने की वजह से हर सैटरडे को एक पिक्चर जो है लाई जाती थी और दिखाई जाती थी, और क्लब में कई तरह की एक्टिविटी होती थी। उसके बाद धीरे धीरे स्पोर्ट्स में भी काफ़ी शुरू हुआ, और हम लोगों की हॉकी, वॉलीबॉल, बैडमिंटन एंड फुटबॉल, ये 4 टीमें बड़ी अच्छी थी। नंबर 1 हम वॉलीबॉल में थे, और वॉलीबॉल में नंबर 1 होने का कारण ये भी था कि हम आसपास के इलाकों से जो अच्छे प्लेयर होते थे उनको रिकमेंड करके फैक्ट्री में नौकरी बिना इंटरव्यू के मिल जाती थी। आज भी मुझे याद है डोईवाला में एक क्लब होता था वॉलीबॉल खेलने का, उसका नाम था ब्रदर्स क्लब, और आज भी मुझे ध्यान है कि उसके एक टॉप प्लेयर होते थे सतीश चंद्र कुकरेती। मेरे ख्याल से अभी भी वो डोईवाला में रहते थे, पहले वो शुगर मिल में काम करते थे, और मेरे ख्याल से उनके अच्छे गेम की वजह से शायद बाद में उन्होंने IDPL ज्वाइन कर लिया था। और हम DDSA, देहरादून डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन के टूर्नामेंट में हमेशा वॉलीबॉल की ट्रॉफी उठा ही लेते थे किसी भी तरह।
तो वो ज़माना ऐसा था, और जैसे कि भाई स्पोर्ट्समैन को प्रेफरेंस देना था, आईडीपीएल का जो मैनेजमेंट था इस बारे में बड़ा लिबरल था। उसके बाद उद्घाटन हुआ, फैक्ट्री अच्छी चली, और फैक्ट्री में इतना बढ़िया प्रोडक्शन होने लगा कि उसकी कोई तुलना नहीं कर सकते। आईडीपीएल हिंदुस्तान की सबसे बड़ी फैक्ट्रियों में से और सबसे अच्छी फैक्ट्रियों में एक फैक्ट्री थी। क्यों? कि कोलैबोरेशन जो था टेक्निकल, स्ट्रेन और फर्मेंटेशन का, वो रशियन का था। बड़े सस्ते दामों पे उन्होंने टेक्नोलॉजी दी थी। टेट्रासाइक्लिन, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन, निस्टेटिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, प्रोकेन, पेनिसिलिन, ये सब वहाँ बनता था। और सारे स्ट्रेन जो है रशिया से, कीव से आते थे, और कम से कम 100-150 आदमी कीव के वहाँ हमारे साथ काम करते थे, रशियन। 24 घंटे काम करने वाले लोग थे वो। तो बड़े सक्सेसफुली जो है ये पूरा प्लांट जो है इस्टेब्लिश हुआ, और बड़ा अच्छा प्रोडक्शन हुआ। और इस प्लांट की खूबसूरती ये थी कि जो टेक्नोलॉजी पार्ट है, टेक्नोलॉजी पार्ट में फर्मेंटेशन और रिकवरी प्यूरिफिकेशन की बात करते हैं तो पूरा रशियन था, और मीडिया प्रिपरेशन। लेकिन जो फाइनल स्टेराइल एंड फिनिशिंग ब्लॉक होता था, जिसमें कि पाउडर को कैप्सूल, टैबलेट और इंजेक्टेबल में कन्वर्ट किया जाता था, उसकी सारी मशीनें जो थी, क्योंकि जर्मन्स और ब्रिटेन वाले लोग, दे वर द बेस्ट। ब्रिटेन का मिनिस्ट्री एंड जर्मनी का हॉफलिगर एंड काग, दे वर द बेस्ट इन इनकैप्सुलेशन एंड टैबलेटिंग। तो ये टैबलेटिंग और इनकैप्सुलेशन की जो भी मशीनें थी वो इंग्लैंड और जर्मनी से आई थी, और उनके एक्सपर्ट वहाँ आके हमको ट्रेन करते थे। इतनी सुंदर अच्छी मशीनें उस वक्त दुनिया में मैं तो मानता थी ही नहीं, हिंदुस्तान में तो थी ही नहीं। जब हमने वहाँ काम किया, काम करने के बाद, क्योंकि हम लोग क्लब में भी बड़े एक्टिव होते थे, यूनियन में भी बड़े एक्टिव होते थे, तो उन्होंने सोचा कि ये लोग क्योंकि अच्छे कम्युनिकेटर हैं, तो उन्हें हम जैसे आदमियों को प्लांट से शिफ्ट कर दिया मार्केटिंग में। तो कहानी का एक हिस्सा यह है कि प्लांट से मैं सीधा जो है आईडीपीएल मार्केटिंग में अहमदाबाद चला गया। बड़ा काम किया और आईडीपीएल को एक उच्च शिखर पर पहुंचा दिया। हमारा सबसे बड़ा कंपटीशन आईडीपीएल का मल्टीनेशनल कंपनी से होता था। उस ज़माने में इंडियन कंपनीज बहुत कम होती थी, तो मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं उनमें जो टॉप नाम होते थे, ग्लेक्सो था, फाइजर था, स्मिथ क्लाइन एंड फ्रेंच था, ऑर्गेनॉन था। तो नॉर्मली अक्सर अगर आप देखिए आज की तारीख में और उस समय में कोई फ़र्क नहीं है कि मल्टीनेशनल कंपनी जो है वो डिफरेंट नेशन में काम करती है, वहाँ पैसा कमाती है, लेकिन उन रॉ मटेरियल अपना ही यूज़ करती है। तो अल्टीमेट जो है 30-40% पैसा जो है वापस जो है मल्टीनेशनल कंपनी को उनके देश में चला जाता है, और जिस देश में वो काम करती हैं वहाँ का सिर्फ यह है कि लेबर होता है और लोअर मैनेजमेंट पे वो लोग काम करते थे। तो इस तरह से जब आईडीपीएल मैदान में आया और आईडीपीएल बल्क ड्रग्स भी बनाने लगा तो मल्टीनेशनल कंपनीज को खतरा हुआ। और मेरा ऐसा मानना है कि ये मल्टीनेशनल कंपनियों ने मिलकर सरकार को प्रेशर डाल के इसका फिर जो पब्लिक सेक्टर है उसको किसी न किसी तरह उसको मारने की सोची। आपको छोटे छोटे एग्जाम्पल दे दूं। एक अर्थराइटिस की दवा आती थी, उसको बनाने वाले थे एमएसडी, मर्क शार्प एंड धूम, यूएसए की कंपनी थी। कैप्सूल का नाम था इंडोसिड, एक्टिव इंग्रेडिएंट का नाम था इंडोमिथासिन। एक गोली 8 रुपए की बिकती थी, 25 मिलीग्राम की शायद। जब आईडीपीएल ने उसको बनाना शुरू किया तो हम वो गोली जो है 30 पैसे में बेचते थे। तो मर्क शार्प धूम का तो मार्केट ही टूट गया, तो नेचुरली हम उनके नंबर 1 दुश्मन हो गए। हार्ट पेशेंट के लिए एक ही प्रोडक्ट आता था जिसको बीटा ब्लॉकर कहते थे हम लोग, उसका नाम था एल्डोमेट।
वो भी 10 रुपये की गोली आती थी। उसका एक्टिव इंग्रेडिएंट मिथाइल डोपा होता था। तो पहली बार आईडीपीएल ऋषिकेश में और आईडीपीएल हैदराबाद प्लांट में जब मिथाइल डोपा बना तो वो 10 रुपये की गोली 60 पैसे में लॉन्च हुई। भीड़ लगती थी, लोग घर पे आके बोलते थे भाई आपका एल्डोमेट कब आ रहा है, ये एम डोपा हमारे लिए इतने डब्बे रख देना, हमारे दादाजी पिताजी ये सबको हार्ट पेशेंट। तो ये एक दौर था, बड़े अच्छे अच्छे प्रोडक्ट लॉन्च हुए। एंड वन ऑफ द बेस्ट विटामिन सी इन द मार्केट वाज सक सी, विटामिन सी च्यूएबल। मार्केट में ग्लैक्सो का सीरिन प्रोडक्ट होता था विटामिन सी का, एबॉट का च्यूसी होता था, लेकिन इन सारे प्रोडक्ट से अच्छा हमारा जब विटामिन सी लॉन्च हुआ तो मार्केट में तहलका मच गया। उसके बाद मल्टीनेशनल ने सोचा कि आईडीपीएल को मारा कैसे जाए, तो उन्होंने बोला कि आईडीपीएल की जो दवाइयाँ हैं वो सब स्टैंडर्ड हैं। फिर इस पर लड़ाई हुई और हमने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई उस वक्त कि भाई ये लोग बोलते हैं कि हमारी जो दवाइयाँ हैं वो सब स्टैंडर्ड हैं, लेकिन हमारा जो बल्क ड्रग है तो वो तो हम इन्हीं को बेचते हैं। तो हमने उसमें अपने बल्क ड्रग प्लांट की फ़ोटो डाली, अपने डिस्पैच इनवॉइस की फ़ोटो डाली, अपने ट्रक ग्लैक्सो को जा रहे हैं, फाइज़र को जा रहे हैं, टेट्रासाइन की उसकी फ़ोटो डाली। और वो समय था जबकि हर पिक्चर हॉल में पिक्चर से पहले वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाई जाती थी। उससे एक और तहलका मच गया और हमारी सेल बढ़ गई। पहला एक ऑर्डर हमको करीब 70-80 लाख रुपए का अफ़गानिस्तान से मिला वो ज़माने में। इसलिए आज भी हमारे साथ अफ़गानिस्तान के ऐसे रिलेशन हैं कि पूरी दवाइयाँ अफ़गानी, दिल्ली में आप देखोगे लाजपत नगर में तो सारे अफ़गानी लोग बैठे हुए हैं केमिस्ट, वो यहाँ से दवाइयाँ खरीद लेते हैं, हवाई जहाज में अफ़गानिस्तान ले जाते हैं और वहाँ सप्लाई करते हैं। सो इट हैज़ बिकम ए बिग बायलैटरल ट्रेड। लेकिन एक बात निश्चित है कि आईडीपीएल को समाप्त करने में, मारने में मल्टीनेशनल और करप्ट पॉलिटिशियंस का हाथ रहा और बड़ा दुख लगा। आज भी हमें बड़ा दुख होता है कि भाई आईडीपीएल की यह हालत है। आईडीपीएल का जो ग्लोरियस पीरियड था उसमें आईडीपीएल ने प्लान किया था कि जो आज जेनरिक प्रोडक्ट्स की बात होती है, वो उस ज़माने में आईडीपीएल ने प्लान किया था कि हम हर प्रांत में प्रांत की सरकार के साथ मिलकर एक आईडीपीएल का जॉइंट सेक्टर प्रोजेक्ट लगाएंगे। तो आईडीपीएल के जॉइंट सेक्टर प्रोजेक्ट पंजाब में लगा, मुजफ्फरपुर में लगा, यूपी ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल लगा लखनऊ के पास, राजस्थान ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल लगा, गुजरात ड्रग्स एंड केमिकल लगा, केरला ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल लगा। तो सारे ये प्लांट आईडीपीएल ने हर स्टेट में लगाए ताकि वहाँ की फार्मास्यूटिकल ज़रूरतों को हम पूरा कर सकें। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आईडीपीएल की तरफ से जो गुजरात में जॉइंट सेक्टर प्लांट लगा जिसका नाम था गुजरात ड्रग्स एंड केमिकल लिमिटेड, आई वॉज हेड ऑफ द मार्केटिंग ऑफ दैट कंपनी। और उस प्लांट को भी हमने खूबसूरती का साथ चलाया और उस प्लांट के तो माइलस्टोन ऐसे हैं कि लोग चकित हो जाएंगे। उस प्लांट में हमने बच्चों के लिए सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम के अंतर्गत जो 0 to 6 ईयर के बच्चे होते हैं, एडोलसेंट गर्ल होती हैं, लैक्टेटिंग मदर होते हैं, उनके लिए एक प्रोडक्ट डेवलप किया और मैं उसका इंचार्ज था। और हर रोज़ 2,40,000 बच्चों को गोधरा डिस्ट्रिक्ट में हम लोग खाना खिलाते थे। और उसके बाद उसी आईडीपीएल के प्लांट, जॉइंट सेक्टर प्लांट ने दिल्ली में करीब 8 लाख बच्चों को खाना खिलाया दिल्ली की सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम में। तो आईडीपीएल का इतना जो बहुमूल्य योगदान रहा है वो लोगों को मालूम नहीं है, उसकी मैन पावर का। हम तो उसी की प्रोडक्ट हैं। उसके बाद हमने हर कंपनी में काम किया तो, लेकिन क्रेडिट जाता है
मदर कंपनी को, जिसने हमको सिखाया कि भाई फार्मा प्रोडक्शन कैसे होता है, उसकी क्वालिटी मेंटेन कैसे होती है, उसकी मार्केटिंग कैसी होती है, ये सब चीज़ें, और उसकी प्राइसिंग कैसे होती हैं, उसकी एसेंशियल ड्रग क्या हैं, कहाँ पर लूट होती है, ये सब बातें IDPL से ही सीखी। और IDPL का एक ऋषिकेश के डेवलपमेंट में, मैं वापस ऋषिकेश पे आता हूँ, एक महत्वपूर्ण योगदान रहा। अब आप देखो, एक छोटा सा शहर जिसकी उस वक्त पॉपुलेशन मेरे ख्याल से 30-40 हज़ार भी रही होगी ऋषिकेश की, उससे भी कम रही होगी, उसमें 5,000 आदमी IDPL का एम्प्लॉय आ जाए जिनको तनख्वाह मिलती हो, तो उसने ऋषिकेश की इकोनॉमी को बदल दिया। पहली बात, जब IDPL का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ तो जो ऋषिकेश के लोकल लोग थे, मैं तो एक नाम लेता हूँ कि ऋषिकेश का जो हार्डवेयर का डीलर था वो करोड़पति बन गया, क्योंकि हार्डवेयर का माल जो है पूरा IDPL में लोकल आना था। फर्नीचर वाले, फैक्ट्री में फर्नीचर बन रहा है तो फायदा किसको होगा? लोकल कारपेंटर को। लोगों ने स्कूटर खरीदने शुरू किए, फैक्ट्री की गाड़ियां हुई, तो मैकेनिक अगर पहले वर्कशॉप नहीं है तो फायदा किसको हो गया? जो ऋषिकेश में। तो ऋषिकेश की जो इकनॉमी है उसमें IDPL का बहुत बड़ा योगदान रहा है, उसको कोई भुला नहीं सकता। और इसके अलावा ऋषिकेश की राजनीति में भी 5,000 वोटर अगर MLA के ऋषिकेश में पक्के हो जाएं तो आप समझ लो। तो इसलिए क्योंकि हम लोग यूनियन में काम करते थे तो हर पार्टी का नेता वहाँ हाजिर होता था। कुछ पार्टियों के नेता जिनका नाम मेरे को याद है, उस ज़माने में शांति प्रपन शर्मा जी होते थे, कांग्रेस के MLA भी थे और मंत्री भी रहे। किशोरीलाल सकलानी जी शायद रानी पोखरी के पास से आते थे, हाँ। और एक MP होते थे मुल्क राज सैनी जी। तो ये सब लोग IDPL में इसलिए आते थे। और IDPL में तो यूनियन के होने की वजह से अटल जी जैसे लोगों से भी संपर्क रहा और उनसे मिलने का बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब बात आती है कि ऋषिकेश उत्तर प्रदेश का एक हिस्सा था, लेकिन एक बात मैं सोचता हूँ कहूँ कि ना कहूँ, लेकिन कहना ज़रूरी है। उत्तर प्रदेश ट्रांसपोर्ट की, रोडवेज़ की जो कंडेम बसें होती थी वो उस ज़माने में उत्तराखंड को मिलती थी। आप विश्वास नहीं करोगे कि अगर मेरे को भोगपुर जाना होता था तो मेरे ख्याल से शाम को, मुझे याद है, शाम को 5:45 पे सिर्फ एक बस चलती थी जो भोगपुर छोड़ती थी। नहीं तो हम रानी पोखरी उतरते थे और रानी पोखरी से भोगपुर पैदल जाते थे। तो आप देखिए आज के परिप्रेक्ष्य में और उसमें कि एक आदमी को पूरे दिन वेट करना है, 5:45 की बस पकड़नी है तब मैं भोगपुर पहुंचूंगा। और आज हर चीज़ बदल गई। तो जो उत्तर प्रदेश की पुरानी बसें थी ऐसी छकड़ा हालत में होती थी कि मुझे आज भी याद है कि रानी पोखरी के एक बस ड्राइवर नेगी जी होते थे। तो उस ज़माने में क्योंकि बस में चलना होता था, सस्ता भी पड़ता था, तो उस ज़माने में एक पुरानी आदत होती कि भाई जिस बस में चल रहे हो उसके कंडक्टर से दोस्ती हो जाए, उसके ड्राइवर से दोस्ती हो जाए। तो कहीं रास्ते में हम खड़े हैं तो कम से कम वो बस रोक लेते थे और हम अपने गंतव्य पर पहुंच जाते थे। उस ज़माने में बस रोकने के कई तरीके होते थे। आम आदमी खड़ा है, वो भले ही हाथ देता है, बस नहीं रुकती थी। लेकिन अगर आपके हाथ में कोई पैकेट है और आपने उस पैकेट को सड़क पे रख दिया तो ड्राइवर समझता था ये रोडवेज़ का आदमी है, वो फट से गाड़ी रोक लेता था। तो हम छोटे छोटे बैग रखते थे, रोडवेज़ की बस आ रही तो नीचे वो बैग दिखाते तो वो आओ बैठो, कि या तो रोडवेज़ के किसी का रिश्तेदार होगा या रोडवेज़ का कर्मचारी होगा। तो इस तरह उन दिनों जो है
एडजस्टमेंट चलता था और कि हम ट्रेवल करते थे। और सबसे हंसने वाली बात है कि जब हम ऋषिकेश से देहरादून आते थे तो वो रोडवेज़ की बस जो है ऋषिकेश से रानी पोखरी से पहले थोड़ा सा एक नाला पड़ता है, दुल्हनिया कहते हैं उसको, वहाँ पे अभी एक छोटा सा मंदिर भी किसी ने बना दिया। तो वो थोड़ी सी चढ़ाई है, तो वो बस जो है उस चढ़ाई को चढ़ने में भी बस की सांस फूल जाती थी। तो बस जब चलती थी तो नेगी जी चलाते थे। तो एक तो नेगी जी की भी पोस्टिंग रिटायरमेंट की उम्र में थी और चश्मा भी उनका बड़ा मोटा होता था, लेकिन और बस भी पुरानी होती थी। तो क्या होता था कि जब वो थोड़ी सी चढ़ाई आती थी तो बस का जो है गियर छटक जाता था। तो नेगी जी क्योंकि परिचित थे तो इसलिए वो हमको आगे बिठाते थे, कहते थे भाई चढ़ाई पे गियर पकड़ लेना, ये छटक जाता है। तो इस तरह हमारी यात्राएं होती थी और बड़ा आनंद रहता था और ऐसा लगता था जैसे हम एक परिवार में हैं। कंडक्टर भी अपने परिवार वाले हैं, ड्राइवर भी अपने परिवार वाले हैं, सब एक दूसरे की मदद करते तो कोई भी परेशानी हो जाए तो ये बड़े सुखद अनुभव रहे हैं, क्योंकि उस वक्त साधन नहीं होते, फ़ोन नहीं होता था, फ़ोन के अलावा पैसे नहीं होते थे। और ये भी हो तो जब बस ही एक जानी है तो क्या करोगे आप पूरे दिन में। तो ये सब चीज़ें थी, लेकिन फिर भी जो है ज़िंदगी का स्ट्रगल चलता रहा है, रास्ते मिलते गए और कारवां बढ़ता गया। तो ये बड़े सुखद जो हमारे एक्सपीरियंस ऋषिकेश के साथ हैं। और ऋषिकेश उस ज़माने में बड़ा छोटा शहर था और ऋषिकेश जो है मशहूर था त्रिवेणी घाट और लक्ष्मण झूला, गीता भवन, परमार्थ निकेतन और शिवानंद आश्रम। शिवानंद आश्रम का अपना एक वर्चस्व था, स्वामी शिवानंद जी का, स्वामी चिदानंद जी का, उनकी फार्मेसी भी थी, वहाँ का च्यवनप्राश हम बड़ा खाते थे। परमार्थ निकेतन में शाम को आरती होती थी। उस ज़माने में 10-20 लोग होते थे। जाने का तरीका ये होता था कि हम पहले मुनि की रेती पहुँचते थे, वहाँ से पैदल जो है लक्ष्मण झूला पहुँचते थे। वहाँ पे किनारे पे नाव होती थी, चांदी की चवन्नी होती थी, 25 पैसा हम जो है मल्लाह को देते थे और उससे कई बार नेगोशिएट भी करते थे, भाई 25 ही पैसे हैं, आने जाने कर ले। तो 25 पैसे में कई बार आना जाना हो जाता था। सामने गीता भवन, परमार्थ निकेतन और 84 कुटी, और आराम से फिर चोटी वाला में शुद्ध घी का भोजन करके हम वापस आ जाते थे। फिर वही मुनि की रेती से ऋषिकेश तक पैदल, और ऋषिकेश से फिर IDPL की बस में बैठ के रात को फिर ड्यूटी, रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ड्यूटी करके दूसरे दिन सुबह फिर देहरादून घूमने आ जाते थे, फिर वापस ड्यूटी। इस तरह जीवन चलता रहा, काम भी करते रहे, संघर्ष भी रहा, सीखते भी रहे, शरीर की ताकतों का भी अनुभव होता रहा और आगे बढ़ते रहे। ऋषिकेश में क्योंकि फैक्ट्री में हम लोग रहे और 5000 लोग एक साथ थे, तो हम लोगों का यूनिवर्सिटी आंदोलन में बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा, क्योंकि एक आवाज़ पर लोग भीड़ इकट्ठा हो जाते। मुझे याद है स्वामी मनमथन आते थे, तो जब वो आते थे तो हमारे यहाँ टिक भी जाते थे रात। तब वो बोलते थे भाई मीटिंग करनी है त्रिवेणी घाट पे, तो फटाफट लोग इकट्ठे हो जाते थे। लेकिन उस मूवमेंट को ध्यान में रखते हुए मैंने ये देखा कि उस ज़माने की लोकल सरकार वो नहीं चाहते कि हमको यूनिवर्सिटी मिले, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर आपने किसी को शिक्षा दे दी तो विकास तो अपने आप होता है। तो ये बात हमारे जहन में घुसी हुई थी, इसलिए दिलो जान से यूनिवर्सिटी आंदोलन में हमने हिस्सा लिया मनमथन के साथ। और उस ज़माने में जिन लोगों ने ऋषिकेश हरिद्वार में यूनिवर्सिटी आंदोलन में दिल लगा के, मन लगा के जो है हिस्सा लिया, उनका नाम जरूर कहना चाहूँगा। फैक्ट्री से हम खुद थे, मैं गिरीश बलूनी,
दिगंबर भट्ट थे एक देवप्रयाग के, दिवाकर भट्ट BHE से आते थे, शंभू प्रसाद भट्ट थे, सुरेंद्र बहुगुणा थे, इसके अलावा प्रभात डबराल कोटद्वार से आते थे, डॉक्टर सुभाष धूलिया वो भी पढ़ते थे, तो उनका भी बड़ा अच्छा, हर जगह जितनी भी छोटी मोटी गेट मीटिंग होती थी तो प्रभात डबराल और सुभाष धूलिया जी हाजिर रहते थे। और इत्तेफाक की बात है कि सुभाष इज़ माई फर्स्ट कज़न, तो आपस में हमारा प्रेम भी था और वो भी जानते हैं कि भाई ये स्ट्रगल है। और अगर ये तो कुल मिला के उस वक्त जो है लड़े, और कई बार लड़ने में थोड़ा आदमी को गरम दल की तरह काम करना पड़ता है। तो मुझे याद है कि उस ज़माने के जो अखबार थे वो यूनिवर्सिटी आंदोलन को महत्व नहीं देते थे, चाहे वो टाइम्स ऑफ इंडिया हो, इंडियन एक्सप्रेस हो, पैट्रियट हो, ट्रिब्यून हो, हिंदुस्तान हो, नवभारत टाइम्स हो। तो हमने ध्यानाकर्षण के लिए क्या किया कि जो सुबह दिल्ली से अखबार आते थे, सुबह हॉकर से छीन के उनको आग लगा दी। उन अखबारों का हमने एक तरह से कर्मकांड और पिंडदान किया। उसके बाद जो है फिर यूनिवर्सिटी आंदोलन में जो है एक जोर पकड़ा और ईश्वर कृपा हुई और यूनिवर्सिटी मिल गई। हेमवती नंदन बहुगुणा जी का योगदान हम नहीं भूल सकते। उस आदमी ने 2 बातें कही कि अगर गढ़वाल का विकास करना है तो यूनिवर्सिटी और इंटर कॉलेज, और दूसरा हर गांव में पोस्ट ऑफिस हो तो अच्छा। और जब शायद उनके पास थोड़ी बहुत सत्ता आई तो यूनिवर्सिटी भी बन गई और पोस्ट ऑफिस तो हो ही गए थे। खैर आज आप देखो कि पूरे दुनिया में HN बहुगुणा यूनिवर्सिटी, गढ़वाल यूनिवर्सिटी का एक अपना योगदान है। मैं तो अहमदाबाद में रहता हूँ, कम से कम 8 से 10 साइंटिस्ट जो है इसरो नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी के, दे आर फ्रॉम HN बहुगुणा यूनिवर्सिटी। मैं अमेरिका गया तो वहाँ यहाँ के लोग मिले तो बड़ा अच्छा लगता। और अगर ये यूनिवर्सिटी नहीं होती तो ढाक के 3 पात हमारी हालत जो है किसी अफ्रीकन कंट्री जैसी ही रहती, ट्राइबल जैसी। तो शिक्षा का एक अपना महत्व है और उसमें फिर वही बात मैं बार बार कह रहा हूँ कि ऋषिकेश का अपना योगदान और IDPL के जो छात्र पढ़ने वाले और IDPL के एम्प्लॉयज़ का अपना बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन दुख एक बात का है, आज भी मैं कहता हूँ, वो है कि ऋषिकेश में गंगा की सफाई के लिए अभी भी जो काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ। मैं आज की तारीख में मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं कोशिश ज़रूर करूँगा ऋषिकेश त्रिवेणी घाट पे जाने की। जब त्रिवेणी घाट पर हम पहुँचते हैं और सामने त्रिवेणी घाट दिखता है तो उसके बाईं तरफ एक नाली है। मैं 1-2 साल पहले गया था तो मुझे लगा कि वो नाली में भी गंदा पानी आता है और उससे आगे फिर स्नान होता है, पूजा होती है। तो मुझे ये बात समझ नहीं आई, ऋषिकेश म्यूनिसिपैलिटी, ऋषिकेश के नेता, क्या उनको दिखता नहीं है कि भाई ये गंगा में तो जाना ही नहीं चाहिए। आप क्या कर रहे हो? आप एक नदी को मार रहे हो। कई नदियां तो मार दी। कई लोगों को पता नहीं है कि बिंदाल एक नदी होती थी देहरादून में, और 1952-53 में बिंदाल नदी में नहाया हूँ। बिंदाल नदी का पानी गंगा और यमुना की तरह साफ होता था और आज वो एक नाला है। मुझे आज भी याद है कि हाँ, क्योंकि हम IDPL ऋषिकेश में रहते थे तो एक आदत होती थी कि हर बच्चे को हर हर गंगे बोला जाता था। तो छोटे छोटे बच्चे गोदी में लेकर चल रहे हैं तो गंगा नदी देखते थे तो बोलते थे हर हर गंगे। तो उस जमाने में जब बिंदाल नदी के पास से गुजरते थे तो उनके बच्चे बोलते थे हर हर गंगे। आज वो नाला है।
आपने पूरे नदी के कैचमेंट एरिया को मार दिया, उसके शरीर को काट डाला है। और कभी अगर नदी का रौद्र रूप आ गया तो अपना हिसाब और बदला जरूर लेगी, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि मैंने अपनी आंखों से बिरही लेक की ट्रेजेडी देखी है। जब बिरही ताल टूटा और बिरही ताल का एक पहाड़ टूट के बिरही झील के अंदर घुस गया और वो बिरही झील का पानी एक साथ बाहर निकल के गंगा में आया, कीचड़ और मरी हुई मछलियाँ लेके, तो लोगों को ऋषिकेश में ये पता नहीं लगा कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि ये बियॉन्ड इमेजिनेशन की बात है। मुझे याद है कि राजस्थान से कुछ लोग जो बस लेके आए हुए थे, जब गंगा जी का पानी बहने लगा तो वो बेचारे बस में चढ़ गए और बहने लगा तो बस की छत में चढ़ गए, पर एक ही मिनट में 150-200 फुट पानी चढ़ा, पूरे लोग मर गए थे। हमारा आईडीपीएल प्लांट बंद हो गया था, क्योंकि पूरा जो मिट्टी है वो हमारे जो गंगा से पानी पंप खींचते थे, पूरा मिट्टी जो है हमारे प्लांट में आया, 2-3 महीने प्लांट बंद रहा। तो नेचर जो है, नेचर से अगर छेड़छाड़ हो जाती है, अगर गंगा का कैचमेंट भी अगर आप क्लीन रखते तो हो सकता है कि वो पानी जो है नुकसान नहीं करता। तो इससे जो सबक मिलता है वो ये है कि आदमी जैसे अपने तन को रखता है, क्या आप एक हाथ अपना काट के जिंदा रह सकते हैं? नहीं। उसी तरह नदी का भी एक शरीर है, नदी का भी एक कैचमेंट एरिया है, नदी को उसी कैचमेंट एरिया के हिसाब से बहने दो, उस पर इंक्रोचमेंट मत करो, वरना कब क्या होगा कह नहीं सकते। तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। और मैं तो कई बार लोग, मुख्यमंत्री लोग अहमदाबाद आते हैं और अहमदाबाद इंग्लैंड भी जाते हैं और थेम्स नदी की बात करते हैं। अहमदाबाद में साबरमती नदी जो है बहुत सुंदर हो गई है, लेकिन जब वो वापस उत्तराखंड में आते हैं तो कोई भी आदमी ये नहीं कहता कि मेरे को रिस्पना का रीडेवलपमेंट करना है या बिंदाल का करना है, वो यहाँ के भूल जाते हैं। और मुझे तो बड़ा अजीब सा लगा कि कैचमेंट एरिया ख़त्म ही कर दिया और गंगा का भी ख़त्म हो रहा है। गंगा के तट के किनारे जहाँ पे एनवायरनमेंट क्लियरेंस नहीं होना चाहिए, वहाँ लोगों ने रिसोर्ट बना के परमानेंट कंस्ट्रक्शन करके क्या क्या बना दिया, मेरे को तो मेरी समझ से बाहर। और लोगों की कई चीज़ें समझ नहीं आती। हमारे फादर का फॉरेस्ट बिजनेस था। जब हमारे फादर को ये पता लगा कि भाई पेड़ काटना ठीक बात नहीं है, तो उन्होंने 1957 में बिना नफ़ा नुकसान देखे हुए अपना फॉरेस्ट का पूरा काम बंद करके अपनी दुकान ही बंद कर दी। हमारा कोटद्वार में भी काम था लकड़ी का, देहरादून में भी था, लेकिन उन्होंने डिसीजन किया कि हम आज के बाद पेड़ नहीं काटेंगे। और एक बात उनके हमेशा मैं याद रखूँगा और लोगों को कहता हूँ कि अगर आप पेड़ काटते हैं तो आप मान लीजिए कि आपकी फ्यूचर जनरेशन ख़त्म होने वाली है, आपका वंश भी नहीं चलेगा, ऐसा माना जाता है। जो हार्डकोर लोग हैं और जो इस बात को समझते हैं, पता नहीं लोग समझते हैं कि नहीं, कि अगर आपने पेड़ काटा तो आपने अपने वंश का नुकसान किया है। अब आप इसको डीप एनालिसिस कर लो, देख लो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, खुद ही अंदाज़ा लगा लो, खुद ही गिन लो क्या हो रहा है, खुद ही देख लो कि परिवार कैसे चल रहा है, लोग शादी नहीं कर रहे हैं, बच्चे नहीं हो रहे हैं, किधर जा रहा है, क्या है, किस दुनिया में रह रहे हैं, मालूम नहीं चल रहा है। तो और अगर इस दुनिया में मनुष्य नहीं है या प्राणी नहीं है तो उस धरती का कोई मतलब नहीं है। आप चांद है, चांद में कोई प्राणी नहीं रहता, तो क्या आप धरती को भी ऐसे वीरान बना दोगे तो क्या होगा? तो एक सोचने का विषय है कि मनुष्य को अपनी मान मर्यादाएं क्रॉस नहीं करनी चाहिए। मनुष्य खुद को अपने को कहता है कि भाई मैं सबसे विकसित हूँ। किसी ने लिखा है, होमो सैपियंस आर द बिगेस्ट क्रिएशन ऑफ द गॉड।
लेकिन यहाँ पे एक प्रश्न आता है जो $1 मिलियन का क्वेश्चन है कि हु सेड इट। आदमी अपना खुद ही बखान कर रहा है कि आई एम द सुपर। अगर एक आदमी को बोलो कि क्या आप हाथी की भाषा समझते हो, तो बोलेगा ना। तो जब आप उसकी भाषा ही नहीं जानते तो आप उसके इंटेलेक्चुअल लेवल को कैसे समझोगे। आपको पता है कि हाथी के परिवार में हाथी के बच्चों के अलग अलग नाम होते हैं, उनको अलग अलग आवाज़ से हाथी और हथनी बुलाते हैं। दिस हैज़ बीन प्रूव्ड। अब बात आई फिर से ऋषिकेश की, मैंने नदियों की बात कर ली। तो ऋषिकेश के प्रमुख जो साधु संत रहे हैं, मैंने महेश योगी की बात करी। उस ज़माने में बीटल्स भी आए थे और फॉर्चुनेटली वी हैव सीन देम। परमार्थ निकेतन था, गीता भवन था, शिवानंद आश्रम था। कैलाशानंद जी आगे बढ़ना चाह रहे थे, उन्होंने लक्ष्मी झूला के पास अपनी कुटिया बना दी थी। ओंकारानंद जी थे। लेकिन कुल मिला के मैं ऋषिकेश में एक आदमी को नहीं भूल सकता और उसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है, वो थे स्वामी राम। स्वामी राम पशुलोक में रहते थे। अगर आप खुद ही देखें, स्वामी राम के बारे में पढ़ें तो एक अद्भुत व्यक्तित्व के आदमी थे। और आज की तारीख में जो उन्होंने बोला उस ज़माने में वो हमको दिखता है। इसलिए प्रत्यक्षम किम प्रमाणम की बात है कि जो उन्होंने बोला वो करके दिखा दिया। स्वामी राम हिमालयन इंस्टीट्यूट, और अगर आप अमेरिका का उनका इंस्टीट्यूट देखें तो हिमालयन इंस्टीट्यूट इन पेंसिल्वानिया, तो मेरे ख्याल 2500 एकड़ में वो इंस्टीट्यूट बना हुआ है। ऐसे मिनेसोटा में भी है। लेकिन स्वामी राम से मेरे तो बड़े अच्छे संबंध रहे हैं। 1996 के आसपास उन्होंने देह त्याग किया था। लेकिन स्वामी राम के बारे में शायद कुछ चीज़ें लोग जानते नहीं हैं कि वो एक योगी थे, हठ योगी थे। और उनका एक ध्येय था कि क्या योग से हम कैन वी ट्रीट द कैंसर बाय योगा, ऐसा मेरा मानना है। उस पर उन्होंने काफ़ी काम किया, ऐसा मेरा मानना है। और जो भी मैंने उनकी किताबें पढ़ी और उनके सानिध्य में रहा कि उन्होंने वर्क किया मॉलिक्यूलर एनर्जी या सेलुलर एनर्जी, कि शरीर जो है वो डिफरेंट सेल से बना है और ये सेल हैं जैसे बैटरी के सेल होते हैं, ये शरीर के सेल हैं और ये एनर्जी का एक सोर्स है और यही शरीर को चलाता है। तो उन्होंने कहा जब इसमें एनर्जी है तो हाउ टू कंट्रोल दैट एनर्जी, हाउ टू कंट्रोल दैट मॉलिक्यूलर एनर्जी, हाउ टू कंट्रोल दैट बायोलॉजिकल एनर्जी। आप कभी जब देखिए कि आप वजन उठाते हैं तो व्हाट हैपन्स, आप अपने पूरी शरीर की एनर्जी आपके हाथों में डालते हैं। या आप गोल्फ की शॉट मार रहे हैं या हॉकी का शॉट मार रहे हैं तो पूरे शरीर की एनर्जी जो है, जो हॉकी है उसके अग्रभाग में चली जाती है कि वहाँ से आप मार के एक अच्छा। तो क्या है, इट्स ए क्वेश्चन ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टू ए पर्टिकुलर पॉइंट। तो उन्होंने कहा जब हम हर गेम में ऐसा होता है तो शरीर के साथ ऐसा क्यों नहीं कर सकते? क्या हम अपनी पूरी शरीर की एनर्जी एक पॉइंट पर ट्रांसफर कर सकते हैं? उस पर उन्होंने काम किया। अब उसका एडवांटेज आप देखिए कि मान लो कि आपके शरीर में किसी एक जगह पर कैंसर है और आप उस कैंसर को ट्रीट करना चाहते हैं, और अगर आपने योगाभ्यास से ये एक तरह से अपने शरीर की टोनिंग कर ली है कि आप उस एनर्जी को ट्रांसफर कर सकते हैं, तो यू कैन ट्रांसफर दैट एनर्जी टू ए पर्टिकुलर पॉइंट वेयर द कैंसर इज देयर एंड यू कैन बर्न द कैंसर। आप उस कैंसर को शरीर के अंदर बिना दवाई लिए जला सकते हैं। ये एक स्वामी राम की एक फिलॉसफी थी और इसके ऊपर इलस्ट्रेटिवली धर्मयुग
में कई जगह आर्टिकल आए हैं, तो उनकी 3 चीज़ें कही जाती हैं। पहली चीज़ तो ये थी कि जब उन्होंने इस पे एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने 3 चीज़ें अपने डेवलप करी। मैं उन तीनों चीज़ों के बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और ज़रूर कहना चाहता हूँ कि योगी लोगों को ध्यान में रखते हुए अमेरिकन्स ने सोचा कि ये हो क्या रहा है हिंदुस्तान में। तो एक वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन है एनजीओ टाइप की, उसका नाम है मेनिंगर फाउंडेशन। उन्होंने क्या किया, वहाँ से बैटरी ऑपरेटेड इक्विपमेंट लेके, टेस्टिंग इक्विपमेंट लेके ऋषिकेश आ गए और ऋषिकेश के सारे योगियों से मिले कि भाई हम आपकी बॉडी के ऊपर थोड़े एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। और यहाँ पर एक बात मैं कहूँ कि ऋषिकेश के सारे योगियों ने ना बोल दिया कि हम अपने शरीर पर किसी तरह का एक्सपेरिमेंट नहीं करने देंगे। सिर्फ एक आदमी सामने आया, वो थे स्वामी राम। तो मैं तो कहता हूँ तो ऋषिकेश की नाक रहे। जब स्वामी राम ने अपने शरीर को ऑफर किया कि यू कैन कैरी आउट द एक्सपेरिमेंट, तो पहला एक्सपेरिमेंट ये था कि उनके दोनों हाथ में टेम्परेचर रिकॉर्डर लगाए गए और दोनों हाथ में जो है, जब टेम्परेचर रिकॉर्डर लग गया और उन्होंने बोला कि एक हाथ में पानी रख दो, तो उन्होंने दोनों हाथ के टेम्परेचर में इतना वेरिएशन डाला कि एक हाथ के जो हथेली है उसे जो पानी था वो भाप बन के उड़ गया। तो अंदाज़ा है कि लगा लो कि एक का टेम्परेचर उन्होंने बढ़ाते 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 इतना बढ़ा दिया कि, और दूसरे का नॉर्मल 98.4। तो उन्होंने क्या है कि कुछ शरीर की एनर्जी जो है राइट पाम में डाल दी और लेफ्ट पाम को आइडियल रहने दिया। तो ये एक एक्सपेरिमेंट है कि मानो कि आपके राइट साइड में कहीं कैंसर है तो यू कैन बर्न दैट कैंसर विद दैट हीट। दूसरा उन्होंने क्या किया, जब उनके ये ईसीजी की रिकॉर्डिंग, तो ईसीजी की रिकॉर्डिंग में जैसे हार्ट और पल्स होती हैं कि भाई 120/80 का जो बीपी होता है और 80 की पल्स होती है, तो उन्होंने पल्स रेट बढ़ाना शुरू किया। जो 80 का पल्स रेट नॉर्मल होता है वो 180 तक ले गए और फिर वापस 80 तक ले आए, रिकॉर्डेड है। इसी तरह उनका ब्लड प्रेशर था, भाई 120 का 130 क्या 40 क्या गया, 200 क्या 250 क्या 300 तक है, 350 तक लेके फिर वो 120 भी ले आए। सर एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड बाय मेनिंगर फाउंडेशन। घड़ी के कांटे को दूर से उसको घुमाने का, दिस वॉज ऑल्सो एक्सपेरिमेंट। तो ये स्वामी राम की एक तरह से मैं ऐसा मानता हूँ रिकॉर्डेड चीज़ें हैं, और धर्मयुग और इलस्ट्रेटेड वीकली में इसका जिक्र है। और जिन लोगों ने ये आर्टिकल लिखा, आई थिंक या तो वो टी.एन. कॉल थे या डी.पी. धर थे, जो कि एक रशिया में हमारे एम्बेसडर है और एक अमेरिका में, मुझे ध्यान नहीं है, पर उन दोनों में से एक था कोई, एंड जिसने मेंशन किया कि भाई मैं पेंसिल्वानिया में आई हैव बीन ट्रैवलिंग विद द स्वामी जी एंड सिटिंग ऑन द रियर सीट वी टॉक्ड ऑन दैट। तो इस तरह के स्वामी आप ये देखिए कि हिंदुस्तान के पहले स्वामी हैं स्वामी राम, जिनको शंकराचार्य बना दिया गया था और वो शंकराचार्य की गद्दी छोड़कर वापस अपने काम में आ गए। ऐसा कोई कर सकता है? मैं अगर आपसे सवाल पूछूं आपको शंकराचार्य बना दो, तो आप ये फोटोग्राफी बंद करके चल दोगे? मजाक में बात कर रहा हूं, पर सत्य है। तो ऋषिकेश गढ़वाल के लिए अगर किसी ने सबसे बड़ा योगदान दिया है तो 2 आदमियों को नकारा नहीं जा सकता। उसमें एक महंत इंद्रेश चरण दास, जिन्होंने गुरु राम राय में फ्री एजुकेशन करी, क्योंकि वो खुद जो है लैंप पोस्ट के नीचे पढ़ के उन्होंने गोल्ड मेडल और फर्स्ट क्लास डिग्री इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की हासिल करी। और इनका जिक्र इसलिए है कि हमारे फादर इन लॉ पंडित हीरा वल्लभ थपलियाल जी,
और महंत इंद्रेश चरण दास जी, हमारे फादर इन लॉ ने LT किया इलाहाबाद से, और उसी दौरान महंत इंद्रेश चरण दास जी वहाँ थे, तो उनके अच्छे संबंध थे, तो इसलिए, और महंत जी से हम मिलते भी रहे थे, फादर इन लॉ से तो खैर बात ही होती थी। ये सब बातें जो महंत जी का कंट्रीब्यूशन है, गुरु राम राय का गुरु राम राय हॉस्पिटल, इसको तो कोई भूल नहीं सकता। और स्वामी राम का हिमालयन इंस्टीट्यूट तो आपके आंखों के सामने है, सबसे बढ़िया जो इंस्टीट्यूट एंड मेडिकल कॉलेज उन्होंने बनाया, वो भी आपकी आंखों के सामने, आप उसको नकार नहीं सकते। तो ऋषिकेश मेरा शहर, मेरा छोटा शहर अब काफ़ी बड़ा हो गया। ऋषिकेश में जो पुराने लोगों में से एक ब्रह्मचारी जी होते थे, अशोक प्रपन्न शर्मा होते थे, एक CP शर्मा जी होते थे, चंद्रभागा नदी के किनारे उनका, एक डॉक्टर माथुर होते थे, ये सब पुराने लोग हैं, तो उनकी यादें आती, बातें। कई होटल थे जिनमें हम खाना खाते थे, लद्दा राम जी का होटल था, शुद्ध घी में खाना बनाते थे, 2-2.5 रुपये में भरपेट खाओ। तो वो सब चीज़ें याद हैं। और ऋषिकेश से तो हज़ारों बार फैक्ट्री वीरभद्र तक हमारा पैदल आना जाना होता था। 45 मिनट की वॉक होती थी, 3.25 किलोमीटर फैक्ट्री पहुंच जाते थे। कभी बस नहीं मिली तो छूट गई। तो बिना साधन के भी ऐसा नहीं है कि अगर साधन नहीं है तो काम नहीं होगा। वो जमाने में कि साधन हो ना हो काम होगा। आप बहाना नहीं कर सकते कि भाई मेरे पास पेट्रोल ख़त्म हो गया है, था ही नहीं, पेट्रोल नहीं था। भाई आपको अपने हिसाब से है, आपको 8 बजे की ड्यूटी पहुंचना है तो पहुंचना है। तो बिना साधन, बिना टेलीफोन, ऋषिकेश से देहरादून कॉल लगाने के 50 रुपये लगते थे। उसमें ऐसा होता, ऑर्डिनरी कॉल है तो 2 रुपया, अर्जेंट कॉल है तो 4 रुपया हो गया, उससे अर्जेंट कॉल है तो 8 रुपया हो गया। फिर है लाइटनिंग कॉल कि इमीडिएट मिलाएगा, तो उसके 5 टाइम हो जाता था, तो 8×5 40 रुपये हो जाते थे। तो इस तरह का दुनिया देखा है। और ये कंट्रोल जो है ये बड़ा ख़तरनाक था। जैसे इसको लिबरेट किया तो आप देखो, अब हर वक्त अपने माँ, बहन, भाई, बच्चों के साथ कंटेक्ट। एटलीस्ट एक पार्ट आपका फ्री है कि आपको अपने परिवार की अगर खैर खबर रखनी है तो बड़ी आसानी से रख सकते हैं। और यहाँ की नहीं, आज आप पूरी दुनिया में बात कर सकते हो। तो ये योगदान है। और इसका कहीं शास्त्रों में भी जिक्र हो। आज जो हम वीडियो कॉलिंग करते हैं तो महाभारत का संजय वाच याद आ जाता है कि कुरुक्षेत्र में संजय ने कैसे देखा और कैसे उसको ट्रांसमिट किया। अगर उस वक्त लिखा गया है तो कुछ न कुछ तो हो, ऐसा तो है नहीं तो क्यों लिखता। कुछ न कुछ है जो हमारी सीमाओं से बाहर हैं, कुछ न कुछ है जो हमको दिखती नहीं है। कुछ तो है कि हम खाली पत्र को पढ़ते हैं और वी डोंट रीड इन बिटवीन द लाइन। तो ये सब चीज़ें हैं, ये एक हैबिट है। तो ये आदमी, वही बात है कि खुद ही को डेवलप करता है तो ये सब चीज़ें अंदर पैदा हो जाती हैं कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से खुद बता तेरी रजा के। थैंक यू।